नमस्कार मित्रों। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले तमाम सालों से जब कांग्रेस की रिजीम हमारे देश में थी 2014 से पहले तक, उस समय तक आप पाएँगे कि भारत में एक बड़ा अजीब-सा ट्रेंड था। और वो ट्रेंड क्या था? वो ट्रेंड था कि हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट में बहुत खर्च नहीं कर रहे थे। एक्चुअली बात खर्च करने की भी नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि हम खर्च करना नहीं चाहते थे। सवाल सिर्फ इतना-सा था कि क्या हम करप्शन से बच पाएँगे? इनफैक्ट जब बोफोर्स वाला किस्सा हुआ था, आपको याद है जब बोफोर्स की खरीदारी हुई थी, तब जो आरोप लगे किकबैक्स के, उन आरोपों से कभी भी भारत ठीक से निकल नहीं पाया था इस समय तक, यानी 2014 तक। और नतीजा उसका ये हुआ कि जो भी कांग्रेस रेज़ीम के तहत प्राइम मिनिस्टर्स आए या डिफेंस मिनिस्टर बने, उनको डर ये लगा रहा कि कहीं ऐसी खरीदारी के दौरान हम पर किकबैक के चार्जेज़ ना लग जाएँ। नाउ, आप जानते हैं कि देश में जब भी कभी आर्म्स की खरीदारी होती है, तो इसमें जनरली इस तरह की जो आर्मामेंट बनाने वाली जो कंपनियाँ होती हैं, उनके एजेंट्स होते हैं। भारत ने एक नियम बना रखा था या बना रखा है, वो ये कि हम एजेंट्स के ज़रिए डील नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट डील करेंगे। लेकिन ऐसा उस वक़्त के वक़्त नहीं हुआ था। और आप जानते हैं कि कौन लोग क्या, मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि वो बोरियत का सब्जेक्ट हो जाएगा, आप सबको मालूम है। और वैसे भी वो एक गूगल आपको पता लग जाएगा कि कौन चाचा-मामा, यू नो कोई इटली वाले रिश्तेदार, सब वो शामिल थे। खैर, तो बोफोर्स वाला किस्सा, लेकिन उस सारे के सारे ब्लेमिश पर ये दाग कभी नहीं लगा कि क्या चीज़ खराब ली गई। यानी बोफोर्स एज़ अ गन, इट वाज़ वंडरफुल वर्क, इट्स अ गुड परचेज़। और उसने अपनी काबिलियत को 1999 का जो कारगिल वॉर हुआ, उसमें साबित किया गया। और पाकिस्तानियों की हार के पीछे, जहाँ भारत की जो एयरफ़ोर्स थी, जिसने कि तमाम पहाड़ के ऊपर बैठे हुए पाकिस्तानी टारगेट्स को सॉफ्ट किया एक तरह से, दूसरी तरफ से जो फायरिंग नीचे से हुई बोफोर्स की, उसने उड़ा के रख दिया। तो बेसिकली ये जो एयर फ़ोर्स का जो कॉम्बिनेशन था, उसने भारत की उस जीत में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। अदर देन जो इनिशियल स्टेज पर हमें जो असिस्टेंस मिली थी इज़राइल की, जो रिकॉन्सा प्लेन्स की, जिन्होंने हमें उनकी लोकेशंस का ब्यौरा दिया था। नाउ, आगे हम बात करते हैं, तो अभी पिछले दिनों के बाद तब से हमें ये देखा गया कि चूँकि 2014 तक प्रॉपर खरीदारियाँ नहीं की गईं, हमारी एयर फ़ोर्स की स्ट्रेंथ बहुत वीक हो रही थी। स्पेशली जो हमारा नंबर था, वो कम हो रहा था। कुछ पुराने हवाई जहाज़ थे, जिनको रिटायर करने की ज़रूरत थी, एंड ऑल दैट। तो अभी तब से ये सिलसिला चल निकला। हमने बीच में रफ़ाल लिया। रफ़ाल को लेकर भी बड़ा हड़बड़ रही, क्योंकि वहाँ भी तरह-तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए। जिन खेलों को पहले खेलते रहे, उन्हीं खेलों का आरोप वो दूसरों पर लगा रहे थे, जो कुछ भी साबित नहीं हुआ। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि रफ़ाल खरीदा गया, उसके बाद में हमारे एस-400 की डील हुई, बड़ी ज़बरदस्त। तो उसको लेकर दुनिया भर में चर्चा रही। हमने अमेरिकन्स का भी विरोध किया, उनके उनके दबाव का बेसिकली विरोध किया। और हमने F-16 लिया, एस-400 भी लिया। उसकी मेरे ख़्याल से मैक्सिमम बैटरी आ चुकी हैं, अभी 2 बची हुई हैं, तो वो भी आएँगी। अब यहाँ से बात शुरू होती है कि वो जो कमी है, हमने कहीं तो उसको आत्मनिर्भर भारत की का जो प्रोजेक्ट शुरू किया, उसमें तेजस हमारा जो आने शुरू हुआ, उस पर हमने बड़ी हद तक रिलाय किया हुआ है। तेजस MK2 जो भी आ रहा है, उस पर बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसे हवाई जहाज़ की ज़रूरत हमारी बनी रही, जो इंटरनेशनली अपनी रेपुटेशन वॉर टेस्टेड हो। उसके देखते हुए उसमें जहाँ और बहुत सारे जहाज़ों की बात आई, वहीं पर एक F-35 पर ही निगाह पड़ी। वो है अमेरिकन जहाज़। F-35 जो हमारे पीछे एयर शो हुआ था इंडिया में, आई एम सॉरी, जो इंडिया में शो हुआ था, तो एयर शो उसमें आया भी था। और ज़ाहिर है, हमारे यहाँ एयर फ़ोर्स ऑफ़िसर्स में जो सीनियर ऑफ़िसर्स रहे, कोई रिटायर्ड एंड अदरवाइज़, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की उस जहाज़ की। अभी इस महीने की 3 तारीख को एक मीटिंग भी हुई है इस सारे मामले को लेकर। और ये खबर कुछ एश जो जो मिडल ईस्ट के कुछ अखबार हैं, यूरेशिया वगैरह, उनमें छपी हुई। और ये खबर अपैरेंटली हमारे दोस्तों को पाकिस्तान में भी लगी।
और ज़ाहिर है वहाँ पे धड़कन होनी थी, क्योंकि माना जाता है कि F-35 अपने आप में एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और इस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की बहुत सारी खूबियाँ हैं। ये जो टोटल वेट है वो ले जा सकता है 7850 का, और उसके अलावा आप ये देखिए, मैं किलोज़ की बात कर रहा हूँ, 7850 केजी, और उसके अलावा आप ये देखिए ये जो इतने तमाम वेट और फुल टैंक के बाद भी इट कैन गो अप टू द स्पीड ऑफ 1.6 मैक, यानी कि आवाज़ की गति से 1.6 ज़्यादा रफ़्तार पे उड़ सकता है। उसके अलावा ये सिंगल सीटर है, पायलट है इसमें अंदर, सिंगल सीटर और सिंगल इंजन दोनों ही। तो अब आप ये देखें, और गज़ब की एवियोनिक्स है उसकी, गज़ब की एवियोनिक्स है। तो इसलिए लोगों को बहुत पसंद आया वो जहाज़। अमेरिका इस जहाज़ को सबको नहीं देता है। अमेरिका सिर्फ़ उन्हीं लोगों को जहाज़ देता है, उन्हीं मुल्कों को जहाज़ देता है, जहाँ पर वो अपने एक स्ट्रेटेजिक रिलेशंस डेवलप करना चाहता है या क्लोज़ निट रिलेशंस रखना चाहता है, जहाँ से उसको ये खतरा भी ना हो कि उसकी हवाई जहाज़ की टट्टी है, वो कोई चोरी कर सकता है। और ज़ाहिर है उससे पहले भी वो तमाम तरह के रक्षा अनुबंधों पर साइन करता है, जिसके ज़रिए उनकी सीक्रेसी मेंटेन होती है। भारत उन तमाम सिग्नेचर्स को ऑलरेडी, उन तमाम अनुबंधों को ऑलरेडी कर चुका है, जिसके तहत हमारी जो कंप्लीट स्ट्रैटेजिक जो कम्युनिकेशन है, स्ट्रैटेजिक जो हमारे रिलेशंस हैं, वो एस्टेब्लिश्ड हैं अमेरिका के साथ में। इस तमाम पृष्ठभूमि में आप ये देखिए कि 3 तारीख को जो मीटिंग हुई उसमें इस पर गौर किया गया है। और जैसे ही ये खबर बाहर लगी तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में इसको लेकर हलचल शुरू हो गई, और उस हलचल का एक नमूना आपको तुरंत नज़र आता है हमेशा की तरह से कमर चीमा साहब की वाणी में। और उन्होंने तुरंत फिर, अच्छा पाकिस्तानियों के पास खतरा क्या था कि F-35 का कोई तोड़ नहीं है, किसी के पास भी। दुनिया में कोई भी बेहतर इससे हवाई जहाज़ नहीं है। चूँकि भारतीय इकोनॉमी इस समय बेहतर कर रही है, तो ज़ाहिर है हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम पैसा फेंक तमाशा देख कर सकते हैं। ये खेल वो है जो पाकिस्तान नहीं कर सकता है। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि कोई भी मुल्क जो भारत के साथ रक्षा अनुबंध करता है, उसके बाद में वो उस चीज़ के अनुबंध पाकिस्तान से नहीं कर सकता है, एक बात। दूसरी तरफ ये भी कि वो पैसा पाकिस्तान के पास है ही नहीं, तो अनुबंध क्या करेगा? मगर फिर भी ये अनुबंध का पार्ट रहता है कि पाकिस्तान के पास वो चीज़ नहीं जाएगी जो हम बाय कर रहे हैं। अब आप आगे चलिए यहाँ से। तो ये जब खबरें बाहर आईं, तो फिर पाकिस्तानियों में हलचल हुई कि हम क्या लेंगे? तो पिछले सालों में चाइना अपना एक जहाज़ डेवलप करता रहा है जिसका नाम है FC-31। माना जाता है कि वो भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। मैं आपको याद दिला दूँ, पहले उन्होंने क्लेम किया था कि इट्स ऑलमोस्ट 5th जनरेशन, जो उनका AJF-20 है। हुँ? उसको ये माना गया कि इन लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये JF-20 जो है वो भी स्टेल्थ है। बट ऐसा कुछ है नहीं, माना गया कि उसको ट्रैक कर लिया जाता है, रडार्स में नज़र आता है। JF-17 भी इनका नज़र आता है, क्योंकि जब बा बालाकोट के बाद में जब इन लोगों ने हमला करने की कोशिश की, तो केजीएफ से 17 के सिग्नेचर्स को वहाँ पढ़ा जा सका था। तो ये देखा जा रहा था कि ये सिग्नेचर्स वहाँ पर मौजूद है, रडार सिग्नेचर्स मौजूद है, दैट मीन्स कि आपको ट्रैक किया जा रहा है ना? तो ये थे हालात। अब आप देखिए आगे, अ, इस पर फिर बात की हमारे प्यारे-प्यारे कमर चीमा साहब ने, और मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि दरअसल कहा क्या रहा है, और फिर हम उस पे कमेंट्री भी जारी रखेंगे। वो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव नज़र आता है कि दरअसल ये सीन है क्या? कैसे इस सारे डेवलपमेंट को पाकिस्तान में देखा जा रहा है, और फिर हम उस पर अपनी बात करते हैं। तो ये लीजिए, मैं ले चलता हूँ आपको कमर चीमा साहब के पास। कमर चीमा साहब ये रहे, और वो कहेंगे अपनी बात को कुछ इस तरह। दोस्तों, खबरें ये आ रही हैं कि भारत की जो सरकार है वो अमेरिका से F-35 फाइटर जो जहाज है वो खरीद रही है। दैट इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट मूव, क्योंकि इंडिया के अंदर एक अर्जेंसी है दैट के इंडिया को अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो चाइना का प्रेशर है ये बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हम सब ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो भी FC-31 स्टिल्थ फाइटर्स जो है वो खरीद रहा है चाइना से। और ये पाकिस्तान एंड शायद ये समझता है कि जितना ज़्यादा इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी इनहेंस हो रही है, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू गो फॉर दिस स्टेल्थ फाइटर्स। अब ये जो
क्या नाम है इसका, F-35 जो है, ये देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। और आप ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है, और अमेरिका F-35 को यूज़ करता है टू एनहांस द ग्लोबल पार्टनरशिप्स, और ज़ाहिर बात है उनको इकोनॉमिकली एडवांटेज भी हासिल है। और कहा जा रहा है कि ये जो F-35 है ये बहुत ही लीथल है, सर्वाइवेबल है, सर्वाइव करता है, और ये जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जो जेट्स हैं, उनकी क्लास में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। और जो फाइटर्स जो उसके ऊपर पायलट्स बैठे होते हैं उनके पास भी एक एडवांटेज होता है इस हवाले से। सो ये एक इंडिया के पास ये आ रहा है, और अब पाकिस्तान जो है वो समझता है कि हमें अगर अपने आप को सिक्योर करना है, बिकॉज पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस नहीं है। कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन केस इंडिया जो है वो अमेरिका से ये जहाज जो है वो ले लेता है। आपको पता होना चाहिए। अंडरलाइन कर दूं दोस्तों, ये बात यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर दूं कि कमर शीमा सर जो बातें कह रहे हैं स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, पहली बात तो ये कि FC-31 इसका नाम है, जो चाइनीज जहाज है, ये पूरी तरह से भी डेवलप नहीं हुआ है। ये अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है, कुछ टेस्ट इसके हुए हैं लेकिन बाकी अभी होने बाकी हैं। एक बात, दूसरी बात, ये कतई वॉर टेस्टेड नहीं है, इसने कोई जंग नहीं लड़ी है, किसी जंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसलिए इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो ओनली ऑन पेपर हैं। वॉर टाइम में एग्जैक्टली कैसे परफॉर्म कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये अभी एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। मगर चूंकि इसको स्टेल्थ कहा जा रहा है, तो इस बात का पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, बिकॉज दुनिया में अब तक एक ही एयरक्राफ्ट है जिसको पूरी तरह से स्टेल्थ कहा जा सकता है, जो अपनी डेफिनेशन पर कहीं खरा उतरता है स्टेल्थ की। जो F-35 है, ये अकेला एयरक्राफ्ट है जो अपने आप में स्टेल्थ है। तो FC-31 इन एनी केस से बाहर है। दूसरी तरफ चाइनीज को आप लीजिए, तो चाइनीज भी ये कहते हैं कि दरअसल ये तोड़ नहीं है कोई F-35 का, जो उनका जहाज है, लेकिन फिर आपको मुंह रखने के लिए या मन रखने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना होता है, तो फिर वो ये कहते हैं कि हाँ, उसके आसपास कहीं कुछ है, मगर इट्स नॉट कंपेटेबल, आप कंपेरेबल नहीं कर सकते उन दोनों को। ये मैं जस्ट आपको ये कह रहा था कि इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो बात है, इन दोनों को कहीं ये नहीं समझना चाहिए कि एक के पास ये है और दूसरे के पास FC-31 है चाइना वाला, तो वो कोई कंपैरिजन बनता है, कंपैरिजन नहीं बनता कतई भी। देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर जेट इन द वर्ल्ड, और आप ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है, और अमेरिका F-35 को यूज़ करता है टू एनहांस द ग्लोबल पार्टनरशिप्स, और ज़ाहिर बात है उनको इकोनॉमिकली एडवांटेज भी हासिल है। और कहा जा रहा है कि ये जो F-35 है ये बहुत ही लीथल है, सर्वाइवेबल है, सर्वाइव करता है, और ये जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जो जेट्स हैं, उनकी क्लास में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। और जो फाइटर्स जो उसके ऊपर पायलट्स बैठे होते हैं उनके पास भी एक एडवांटेज होता है इस हवाले से। सो ये एक इंडिया के पास ये आ रहा है, और अब पाकिस्तान जो है वो समझता है कि हमें अगर अपने आप को सिक्योर करना है, बिकॉज पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस नहीं है। कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन केस इंडिया जो है वो अमेरिका से ये जहाज जो है वो ले लेता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो F-35 है ये बेसिकली जिसे ये एक जॉइंट स्ट्राइक फाइटर भी कहा जाता है। ये इंडिया का जो एरो इंडिया एयर शो हुआ था, एरो इंडिया एयर शो हुआ था इंडिया के अंदर एक, वहाँ पे ये आया था पिछले साल आई थिंक, और तब से लेके ये बात चल रही है कि उस वक्त जो इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने इसके ऊपर बड़ा बात की कि ये एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक हमारी जो पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, हमें उसका ये फ़ायदा होना चाहिए कि ये एक हाई लेवल जो अमेरिकन पार्टनरशिप
जो एरो इंडिया एयर शो की हुई उसको हम मटीरियलाइज कर सकें, बिकॉज इंडिया ये समझता है कि जियो पोलिटिकली जो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्टली फॉर द इंडियन डिफेंस, और F-35 की जो अपेयरेंस है इस हवाले से मैं समझता हूं कि वो याद रखें जितना भी इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर रिक्वायर करता है, दैट इज नॉट जस्ट फॉर चाइना, दैट इज ऑल्सो इंडिया अपनी एयर सुपीरियोरिटी ओवर पाकिस्तान भी स्टैब्लिश करना चाहता है। और आपको पता है पाकिस्तान कैन नॉट टॉक टू द अमेरिकन ऑन दिस। ये यहाँ पर ये आप देखिए, पाकिस्तान कैन नॉट टॉक टू अमेरिकन ऑन दिस, व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव मनी। एक कि जितना पैसा चाहिए वो पाकिस्तान के पास नहीं है इसको लेने के लिए। दूसरी तरफ ये कि चाइनीज से साथ वो नेगोशिएट बेहतर कर सकते हैं, सस्ता पड़ता है। तीसरे ये कि चाइना चाहता है कि पाकिस्तान मजबूत रहे ताकि वो भारत के साथ में अपना बैलेंस बना सके, और कुछ नहीं तो ऑन पेपर उन चीज़ों को वो कायम रखना चाहता है, उस बैलेंस को। तो ये भी एक उसके साथ में जुड़ा हुआ पक्ष है। दूसरी बात ये बात सही है कि भारत जो है वो जब कोई हथियार खरीदता है तो वो सिर्फ चाइना के लिए नहीं होता है। मगर चूँकि हम ना टारगेट ऊँचा रखते हैं, टारगेट हम ना बड़ा रखते हैं, तो फिर ऑटोमैटिकली चाइना उसमें कवर हो जाता है, पाकिस्तान उसमें कवर हो जाता है। अगर हम चाइना के लिए टारगेट करके अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो बीच वाले फिर या मझले दर्जे के जो हमारे दुश्मन हैं, वो ऑटोमैटिकली इसमें कवर हो जाते हैं। इन एनी केस रीजन में कोई भी ऐसे 2 मुल्क नहीं हैं, जो हमारे दुश्मन हों, जिनसे हमें वॉर लाइक खतरा हो अदर देन दीज़ 2, दैट इज़ पाकिस्तान एंड चाइना। तो ज़ाहिर है कि अगर हम चाइना के लिए यानी कि जो बड़ा और लार्जर एनिमी है, अगर उसके लिए फ़ोकस करते हैं अपने आप को, तो फिर हमारे को जो जो निचले दर्जे का उससे जो दुश्मन है, वो ऑटोमैटिकली उस रेंज में आ जाता है। दिस इज़ इट। आगे चलते हैं। उसकी वजह ये है दैट द इंडियंस हैव सो मच मनी कि ड्रोन्स अगर लेने हैं, अगले दिन जब ये बात हो रही थी तो अमेरिकी कांग्रेस बोल पड़ी कि हमने ड्रोन नहीं देने, क्वेश्चन पूछें इंडिया से, लेकिन देन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू इंटरवीन डायरेक्टली और उन्होंने कन्विंस किया कांग्रेस को कि हाँ जी आप इस पे परेशान ना हो, लेकिन हम ये देना चाहते हैं ड्रोन्स इनको। एक तो सारी बात है इंडिया का ये जो रशियन सप्लाई वाला मसला है, अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी विद इट एंड देयर इज अ मैसेजिंग जिसे कहते हैं ना कॉन्टिन्यूसली इंडिया की तरफ से होती है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें, लेकिन एट लार्ज स्केल अमेरिकन्स ये समझते हैं कि पहले इंडिया को अपने फोल्ड के अंदर लेके आए, विन देम, विन देयर कॉन्फिडेंस, मेक देम योर पार्टनर, ठीक है जी। और उनको उस जब जो टेक्नोलॉजी है वो जिसे कहते हैं नॉन मिलिट्री जो सपोर्ट पहले एक प्रॉपर्ली उनको दो, फिर मिलिट्री सपोर्ट दो एंड देन उनको विन करो एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आप कर सकते हैं। और ऊपर से इंडियंस को ये भी प्रॉब्लम है कि जो रशियंस हैं जब से उन्होंने यूक्रेन में इन्वेड किया है तब से एक तो इंडिया ने रेजिस्ट किया तमाम वेस्टर्न पावर्स को, फिर कहा जाता है कि S-400 के हवाले से भी जो ऑर्डर्स हैं वो थोड़े लेट हुए हैं। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ आप ये कह लें कि एक रेफरेंस है कि रशिया शायद हमारी अच्छा, ये बात सही है। ये बात सही है दोस्तों कि बिकॉज़ ऑफ यूक्रेन वॉर और जो इंटरनली तमाम जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है रशिया का, वो इस समय यूक्रेन की लड़ाई की तैयारी में और वहाँ के लिए माल बनाने में लगा हुआ है। तो इसलिए हमारे जो यूनिट्स हैं, जो लास्ट की बैटरीज़ हैं इसकी S-400 की, वो लेट हुई हैं। दूसरी तरफ क्या है कि मान लीजिए कि कल को कोई बात हो जाए, कल को कोई लड़ाई हो जाए, और हमारे तो हमको मुश्किल क्या आएगी कि जो कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स की सप्लाई की बात आ सकती है, वहाँ पर मुश्किल आएगी सप्लाई लाइन चेन की। फिर तो ये मुद्दे हैं। मगर ये भी आप साथ ही देख के चलिए कि अमेरिका भी ये देख कर चल रहा है कि दरअसल उसके हथियारों का किसने कैसा इस्तेमाल किया। यानी कि जब मैं कल भी आपको ये बात बता रहा था कि जब वो F-16 देते हैं और ये उनसे लेते हैं एज़ थर्ड पार्टी का जब ये एग्रीमेंट करते सॉरी एंड यूज़र एग्रीमेंट करते हैं, उस एंड यूज़र एग्रीमेंट में ये अंडरलाइन करते हैं कि हम इसको टेररिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, बट अल्टीमेटली वो छोड़ा जाता है इंडियंस के खिलाफ ही। तो फिर
ज़ाहिर है कि सवाल तो उठेंगे। तो दुनिया का ट्रस्ट एक बार टूटेगा, 2 बार टूटेगा, लेकिन जब कंटिन्यूअसली आप डबल गेमिंग करते चले आएँगे, तो कहीं न कहीं हमको भी ये भरोसा है कि यार ये लोग भरोसे के काबिल नहीं है। ना भूला जाए कि इनकी टेक्नोलॉजी भी चोरी हुई है। आपको मैंने वो हेलीकॉप्टर वाला किस्सा बताया था, जो ओसामा बिन लादेन के लिए जो आया था हेलीकॉप्टर, आए थे हेलीकॉप्टर, उनमें से एक जो क्रैश हुआ था साइट पर, तो उसको उन्होंने कोशिश की थी कि हवाई उससे बम से उड़ा दें, लेकिन फिर भी उसकी जो टेक्नोलॉजी थी, उसको चाइनीज़ चुराने आ गए थे, उसको अंदर से पूरा खोल कर देखने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसने इनके ऊपर से कॉन्फिडेंस का लेवल जो है या ट्रस्ट का लेवल जो है वो हिला रखा है दुनिया का। तो पीपल डोंट ट्रस्ट देम एनीमोर, दैट इज़ हाउ इट इज़। जो जितनी अर्जेंसी है उस तरह हमें वो सपोर्ट नहीं कर सकता। बहरहाल अब देखना ये है कि ये जो पाकिस्तान अपनी, जैसे पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो एक हम समझें कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज के अंदर है। मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा एयरफोर्स के अंदर भी आ रही है, पर्टिकुलरली 2019 के रेफरेंस से। सो ये हमारे लोग यहाँ ये समझते हैं, जो हमें क्योंकि नॉर्मली मिलिट्री के रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं आती, तो जब कभी कोई ऐसे दोस्त जिन्होंने सर्व किया हो एयरफोर्स के अंदर उनसे पूछें तो वो ये कभी बताते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है पाकिस्तान के अंदर, के हमें भी जो 5th जनरेशन स्टिल्थ फाइटर जेट्स हैं वो लेने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान एयरफोर्स तब जाके इंडिया का मुकाबला कर सकती है अगर हमारे पास ये कैपेबिलिटी हो। F-16 पुराने हो गए, जो हम फ्रांस से लेते थे जहाज़ सारे पुराने हो गए, अब थोड़े से जहाज़ रह गए हैं। तो वो एक तो वो पुराने आउटडेटेड होते जा रहे हैं। इंडिया के पास जैसे आपको पता है वो राफेल ले रहे हैं बड़ी तेजी से, फिर F-35। आप देखें जब राफेल एंड इंडिया F-35 ले लेता है तो पाकिस्तान के पास पीछे तो कोई चॉइस ना रह गई। ठीक है जी। सो पाकिस्तान अगर ये 5th जनरेशन बिल्कुल, ये बात ये जो हमारे चीमा साहब हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर किसी के पास रफ़ाल और F-35 आ गया, तो इसका मतलब दुनिया के जो टॉप ऑफ द लाइन 2 एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट, वो उसके पास आ गए। तो फिर मैं आपको क्या कहूँ, एक और वीडियो जो मैं आपके साथ करूँगा, उसमें मैं आपको यही बताऊँगा कि किस तरह से अमेरिकन्स ने ऑफ लेट एक्सेप्ट किया है कि किस तरह से जो S-400 है, वो कितने इफ़ेक्टिव हैं। तो उनकी इफ़ेक्टिवनेस के बारे में भी अब ये बात सामने आ गई है कि वो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हर एक कोई आदमी उनको बीट करके चला जाएगा। तो F-16 ने अमेरिकन्स ने S-400 की प्रोमिस को एक्सेप्ट किया है। तो उसको मैं आपको अलग उसकी इन्फॉर्मेशन दूँगा एक व्लॉग में। स्टिल्थ फाइटर जेट नहीं लेता, ये जिसे FC-31 कहा जा रहा है। ठीक है जी। तो ये आप समझ लें कि हमारे लिए मसला होगा, क्योंकि जितनी भी कहा जा रहा है जो जंग होनी है वो अब एयर डोमेन में होनी है। सो पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं ज़हीर बाबर सिद्धू साहब जिन्हें कहते हैं, वो उन्होंने एक स्टाइल एक्सटेंशन भी ली है, एक उनको दी गई है या उन्होंने ली है। और इस हवाले से वो शायद चाइना में ट्रैवल भी करते रहे हैं कि इस नए इक्विपमेंट के हवाले से। ये एक नया, जिसे आप देखें ना, FC-31 जो है तो ये जिसे कहते हैं ना सिंगल सीट ट्विन इंजन एक मीडियम स्टेल्थ फाइटर जेट है। लेकिन कहा जा रहा है कि इसको कंपेयर किया जा सकता है F-35 से, अगर ये सुपीरियर नहीं है लेकिन एटलीस्ट कंपेयर किया जा सकता है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज लुकिंग, कि पाकिस्तान ये देख रहा है कि अगर कल को अमेरिका इंडिया इस डायलॉग एंड कन्वर्सेशन में अमेरिका के साथ आ जाता है कि हाँ जी हमें F-35 लेना है, ठीक है, पाकिस्तान कैन नॉट इमीडिएटली रश टू द चाइनीज के हमें FC-31 दें। ठीक है। सो पाकिस्तान को इन एडवांस उन कन्वर्सेशंस में जाना होगा, ताकि देखिए फौज के अंदर या एयरफोर्स के अंदर या नेवी के अंदर ये जो सारी सिचुएशन होती है, इसमें यू हैव टू मेंटेन योर डिटरेंस। अगर आपका दुश्मन जो है वो कहते हैं कि अगर आपको गेज कर जाए तो वो कि भाई इसकी तो कैपेसिटी कोई नहीं रह गई, तो हम यहाँ पे अगर इसको मारेंगे। सो अगर आप फौजियों से पूछें तो वो अपनी प्रेपरेशन करते हैं इन एडवांस। सो अगर इंडिया जो है वो उसको जब देखता है चाइना को
तो वो समझता है कि वी नीड F-35। जब वो पाकिस्तान को देखते हैं तो वो समझते हैं ठीक है, हमारा इनके साथ मुकाबला है, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन अमेरिका का ये प्रॉब्लम है कि वो F-35 जब देता है तो वो बहुत सारी कंडीशंस और ये चीज़ें वो लगाता है। अब F-35 एक स्टेल्थ एडवांस सेंसर्स हैं, ठीक है जी, और एक समझ लें एक अच्छा, ये बात सही है। एक्चुअली अमेरिकन के साथ किसी भी डील में इस तरह की मुश्किलें हमेशा खड़ी रहती हैं कि अल्टीमेटली जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कितनी देर में फॉर्मुलेट होगा, उस पर एग्ज़ीक्यूशन में कितना टाइम लगेगा। ये तमाम मुद्दे अपनी जगह खड़े रहते हैं। हालाँकि मैं मुझे ये भी लगता है कि ऑफ लेट अमेरिकन्स ने थोड़ा-सा जब से ये रफ़ाल वाला किस्सा हुआ और वो F-35 और F-16 के चक्कर में उस टाइम पर लगे रह गए, तो उसका नतीजा ये हुआ है कि अब अमेरिकन्स थोड़ा-सा सावधान हैं और उनको मालूम है कि भई आप डिले करोगे तो इंडियंस किसी और चीज़ के लिए चले जाएँगे। अल्टीमेटली हमको तो पैसे देने हैं। हमको पैसे देने हैं, हमको अगर इनमें पसंद की कोई चीज़ पसंद आ रही है, तो हम ले ही लेंगे, हमने करना ही क्या है उसमें। तो वो अब अमेरिकन्स भी मुझे लगता है कि उस तरह का डिले नहीं करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि ये कंडीशंस को, उसकी लीगैलिटीज़ को बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, नतीजन एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं। तो चाहे बात इजिप्ट की हो, नहीं नॉट इजिप्ट, यूएई की, यूएई ने भी रफ़ाल लिए बाद में, क्योंकि इन्होंने जो F-35 के जो एग्रीमेंट्स थे, उनको ड्राफ्ट करने में भी देर लगा दी। नतीजा ये कि यूएई ने मना किया कि भई हम दूसरी डील पे जा रहे हैं और उन्होंने रफ़ाल ले लिए। तो अगर आप गौर से देखिएगा तो रफ़ाल के बाद में यूएई, इंडिया और फ्रांस की जॉइंट एक्सरसाइज़ेज़ हुई हैं, जॉइंट ड्रिल्स हुई हैं एयर फोर्सेस की, ये सब चलता रहा है। तो बेसिकली इट इज़ ऑल अंडरलाइंग developing partnership between the three countries, which is India, UAE and France. तो अब नहीं चाहेगा अमेरिका कि दरअसल इन चीज़ों को लेट किया जाए इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट और फिर वो बाद में पता लगे कि आप डील से बाहर हो गए, तो उसने आदमी ने कोई और कुछ और चीज़ खरीद ली। तो ये बात हो रही है। इसके अंदर एक सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज हाईली मैन्यूवरेबल फाइटर है, ठीक है जी। 5th जनरेशन कैपेबिलिटीज इसके अंदर है कि ग्लोबल एंटरप्राइज है, और लॉकहीड मार्टिन फैक्ट्री जो है वो उसकी ये समझ लें ये एक बहुत बड़ी एक प्रोडक्ट है। और जिसे वो कहें कि ये जब से इन्होंने F-35 का प्रोग्राम सारा लॉन्च किया, इसने अमेरिका के अंदर बड़ी जॉब्स क्रिएट की। कहने को ये आता है कि 2.5 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट की। अब लॉकहीड मार्टिन जो है वो ज़ाहिर बात है इंडिया के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। सो इंडिया को ये सारी की सारी बड़ी एडवांटेजेस मिल रहे हैं, जो पाकिस्तान शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकता या शायद सोच भी नहीं सकता। क्योंकि चाइनीज़ जो हैं वो हमें बहुत कुछ देते तो हैं, लेकिन मैं बार-बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि चाइनीज़ ठीक है, वो कहते हैं जी कि हम 21st सेंचुरी के हवाले से अपनी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि चाइनीज़ जो वेपनरी है या चाइनीज़ इक्विपमेंट है, दैट इज़ नॉट वॉर टेस्टेड। F-35 जो राफेल जो था, सॉरी, जो JF-17 थंडर था, उसका ये है कि पाकिस्तान ने उसके ऊपर खुद मिलके काम किया हुआ, पाकिस्तानी इंजीनियर, साइंटिस्ट, एयरफोर्स के लोगों ने वो किया हुआ है। लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये किस हद तक कारआमद है, कहाँ पे ये कितनी चलती है, क्या होता है, ये एक अलहदा स्टोरी है। लेकिन ये समझ लें कि लार्जली ये जो F-35 अगर इंडिया को आ जाता है, ठीक है जी, तो इसमें उनको बहुत एक जिसे कहते हैं ना एडवांटेज होगा पाकिस्तान के ऊपर। और लेकिन अमेरिका का ये प्रॉब्लम है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा वो करता है, ठीक है जी, रिस्ट्रिक्शंस बड़ी लगाता है, ठीक है जी। अब लॉकहीड मार्टिन जो है, कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट तैयार होते हैं, ठीक है जी, वो बड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है जी। और अब कहा जाता है कि जो F-21 है, जो कि अपग्रेडेड वर्जन है F-16 का, उस पे इंडिया के साथ जब कोई डायलॉग हो रहा था, डिस्कशन हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया अमेरिकन्स ने, ठीक है जी। तो अमेरिका ये जी, मैं इसीलिए
की बात कर रहा था दोस्तों, ये F-21 की जो डील है इसी की बात कर रहा हूँ। ये 4.5 जनरेशन माना जाता है एयरक्राफ्ट, F-16 से बेहतर है और अच्छा, बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है, मगर स्टेल्थ नहीं है। स्टेल्थ के मायने क्या हुए? स्टेल्थ के मायने ये कि उसको नॉर्मली जो रडार्स हैं, वो कैच अप नहीं कर पाते उसकी मूवमेंट को या उसकी इवन उसकी प्रेजेंस को। तो दैट इज़ इट। तो उससे क्या है कि जब आप उसको पकड़ नहीं पाएँगे, बाय द टाइम यू रियलाइज़ कि आपके साथ क्या हुआ, पता लगा वो मार-मुर के भाग गया आपको। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो आगे चलते हैं। जो जहाज हैं, अपने फाइटर जेट्स हैं, ये सिर्फ उन मुल्कों को देता है जिनके साथ उनके बहुत ही करीबी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और वो रियली ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकन को पता है कि दे हैव टू काउंटर चाइना। तो वो जो काउंटरिंग चाइना है ना जी, वो एक बहुत बड़ी एक चैलेंज है अमेरिका के लिए। सो इसीलिए अमेरिका ये चीजें सोचता रहता है कि हम वी शुड डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी टू कन्विंस द इंडियंस कि देखें जी, हमने तो आपको F-35 भी दे दिया जो हमने किसी को नहीं दिया। मुझे याद है जो F-35 के लिए हवाले से अमारातीज की एंड अमेरिकन की भी डायलॉग जारी था, लेकिन अमेरिकन इतना टाइम लेते थे, इतना उनको उन्होंने सता दिया कि दे वेंट टू राफेल की तरफ चले गए। सो इंडियंस ने भी राफेल ले लिया और यही वजह थी कि रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया, यूएई एंड फ्रांस जो है, दे हैव बीन इन they remained engaged मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी, नेवी के वाले से ड्रिल्स भी करते रहे। ठीक है जी। सो इंडिया के लिए F-35 बड़ा जरूरी है और आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इन केस एज द नेक्स्ट गवर्नमेंट कम्स एज द नेक्स्ट गवर्नमेंट कम्स, तो हो सकता है कि ये इंडिया फॉरन F-35 ले ले जस्ट टू, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आएगी, याद रखिएगा, ठीक है जी, उनकी गवर्नमेंट आएगी तो वो गवर्नमेंट के लिए साथ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है जी। और एक वक्त था कि नरेंद्र मोदी साहब नहीं समझते थे कि इतना एडवांस लेवल पे जाके अपनी फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, लेकिन अब वो समझते हैं कि जो फाइटर जेट फ्लीट है वो हम अपनी एयर पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडिया के तो मैं मित्रों यहाँ पर एक बार फिर से आपको इंटरवीन कर रहा हूँ और उसकी रीज़न क्या है कि इसमें बहुत बड़ा रोल चाइना का भी है। इनफैक्ट जो कुछ गलवान में हुआ और जिस तरह से चाइना ने अपने देश के आसपास के लोगों पर देशों पर अपनी टेरिटरी के लिए हमले की बात की, ताइवान के पर कब्जे की बात करता रहा है वो। वियतनाम का कहना है कि पहली एक जंग हो चुकी है और अदरवाइज उनकी अगर आप एफर्ट देखिए तो सूडान वगैरह में जो वो जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं लैंड के लिए स्पेशली रियल स्टेट में, तो वो उनकी नीयत नज़र आ रही है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये तमाम चीज़ें जो है वो अंडरलाइन करती हैं कि चाइना की इंटेंट क्या है। अब इस केस में जो कुछ पाकिस्तान कह रहा है, चाहे वो JF-17 की बात कर रहे हों या JF-20 की बात कर रहे हों या अब ये JC-31 की बात कर रहे हों। JC-31 के मेरे ख्याल से 3 प्रोटोटाइप तक आ चुके हैं, मगर फाइनल प्रोडक्ट अभी भी बाहर नहीं है। व्हेयरएज़ F-35 जो है वो ऑलरेडी वॉर्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द 2 डील्स। सो दिस इज़ इट। आगे देखते हैं अब आगे क्या कर रहे हैं चीमा साहब? अंदर ये भी एक सोच कॉन्टिन्यूसली चलती है, टू फ्रंट वॉर, कि जिसमें फॉर एग्जांपल ये 2.5 फ्रंट वॉर, ये एक इंडिया के जो इंडिजिनस बैठते हैं जब स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग, तो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान, चाइना एंड देन ये टेररिज्म भी इट कैन आल्सो बी अनलीश्ड इन केस इन अ क्राइसिस सिचुएशन ओवर इंडिया, ये वो समझते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो टू फ्रंट वॉर के लिए हम तैयार हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल द चाइनीज वुड लाइक टू गेट टू स्टार्ट अ वॉर विद इंडिया विद पाकिस्तान। मेरा ख्याल है जिन एरियाज में चाइनीज इंडिया के साथ जंग लड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान तो उस गेम का हिस्सा ही नहीं है। ठीक है। हम वो जो राजनाथ सिंह साहब कहते हैं ना कि लैंड एयर सी, हम लैंड एयर सी की बात करते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर भी क्रिटिसिज्म आता है इंडियन सिविल मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर, दैट जो जंग होनी है वो लैंड एयर सी में नहीं होनी, वो तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होनी है, साइबर डोमेन में होनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होनी है। एंड वेयर डज इंडिया स्टैंड इन ऑल दैट? यहाँ पर बात हो रही है कि जो नेक्स्ट वॉर जो चाइना के साथ होगी, माना जाता है कि वो साइबर अटैक्स के ज़रिए शुरू होगी एक-दूसरे की साइट्स पर, ताकि डिसेबल कर दिया जाए या ब्लॉक कर दिया जाए उनकी साइट्स को। और जब साइट्स ब्लॉक हो जाएँगी तो फिर दे आर लाइक ब्लाइंड। अगर वो ब्लाइंड हो जाती हैं तो फिर
आप कहीं भी हमला कर सकते हैं उस इलाके में। तो क्योंकि किसी को पता ही नहीं लगेगा, रडार्स काम नहीं करेंगे, चीज़ें काम नहीं करेंगी। विजुअल आप आजकल ऑपरेट करते हैं जिन एयरक्राफ्ट से, वो ऑपरेट कर रहे होते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज। तो जब बियॉन्ड विजुअल रेंज आप जा रहे होंगे, तो फिर आपके तो पहले रडार जो है वो ब्लाइंड पड़े हुए हैं, तो वो किस काम के? ये गेम है। तो ये क्वेश्चन जो है वो करते हैं, इंडिया के अंदर भी किए जाते हैं, और वो सारी बातें उनको जवाब देने पड़ते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो आपको पता है काफ़ी देर से चाइनीज से इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। ठीक है जी, हमने J-10C मीडियम फाइटर जेट भी खरीदा था, फिर हमने JF-17 जो लाइट फाइटर जेट है वो भी हमारे पास है, फिर एक HQ-9BE लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, वो भी पाकिस्तान ने चाइना से लिया हुआ है। देन HQ-16FE मिड टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, वो भी पाकिस्तान ने उनसे लिया हुआ है। सो पाकिस्तान के पास काफ़ी इक्विपमेंट है, बल्कि मैं कल भी देख रहा था कि पाकिस्तान की और चीन की कोई आई थिंक 3-4 सबमरीन्स के हवाले से बातचीत भी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, कल मैं जिससे कुछ शेयर कर रहा था। सो कहा जाता है कि जो पाकिस्तान FC-31 लेगा, तो पाकिस्तान को इसको इंटीग्रेट करने में कॉम्बैट सिस्टम के अंदर मसले मसाइल नहीं होंगे। देखें, इन केस पाकिस्तान हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ J-10C फाइटर जेट्स। ये बेसिकली गलत कह रहे हैं। ये इनका मायने ये है कि दरअसल वो इसलिए नहीं दिक्कत होती है क्योंकि सबके प्लेटफ़ॉर्म सेम है। उन पे ऑपरेशन आसान है। देखिए F-35 जो इंडिया लेने में हेजिटेट करता रहा, वो क्यों करता रहा है? क्योंकि हमारे पास अमेरिकन इक्विपमेंट कोई है नहीं। अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स पहले हमारे पास नहीं थे कभी। और नतीजा क्या होता है कि इन सब के लिए आपको जो जो चीज़ें बेसिक चाहिए होती हैं वो, या कि इवन एक लाइन में जो आपकी ट्रेनिंग होती है एयरक्राफ्ट्स की, वो सिमिलर हो जाती है अगर एक ही लाइन में आप हवाई जहाज़ ले रहे हो। जैसे कि एसयू में हम जब ले रहे थे, तो आप देखिए हमारे यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगता था पायलट्स को तैयार होने में। मगर अगर आपको F-35 पे लेके जाना है जिसकी एवियोनिक्स ही पता नहीं किसी और लेवल की है, या इवन रफ़ाल के लिए आप देखिए एक स्पेशल स्क्वाड्रन बनाया गया जिसके पायलट्स को बाकायदा फ्रांस ले जाके ट्रेन किया गया। तो ये सब इसीलिए होता है बिकॉज़ यू आर अपग्रेडिंग योरसेल्फ, और वो आप उस बड़े लेवल पे जा रहे हैं एवियोनिक्स के, या इलेक्ट्रॉनिक जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसके अंदर की उसमें, जो पहले इससे पहले आपके पायलट्स ने देखी नहीं है। तो ये सीन है। तो इसलिए वो ये जो जो बता रहे हैं कि भई हमने JF-17 पे काम किया हुआ है, या JF-20 हमने लिया या काम किया उसके साथ में, तो फिर गोइंग टू JC-31 विल बी ईज़ियर फॉर द इंटीग्रेशन। मेरे ख्याल है रिसेंटली पाकिस्तान ने उसको टेस्ट भी किया था, J-10C को, इसमें जो परेड होती है उसमें JF-17। हम यहाँ पे पाकिस्तान इज नॉट टॉकिंग अबाउट जो अमेरिका से हमने जहाज लिए वो उनकी बात तो नहीं की जा रही, क्योंकि अमेरिकन ने रिसेंटली पाकिस्तान के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि दीज जो F-16 है ये आप सिर्फ और सिर्फ काउंटर टेररिज्म पर्पसेस, बिकॉज इंडिया का जब प्रेशर आता है और वो प्रेशर बड़ा एक, जिसे वो कहते हैं ना, वो प्रेशर आता है इंडिया का अमेरिका के ऊपर, अमेरिका फिर आगे पाकिस्तान पे ट्रांसफर कर देता है कि जी आप पाकिस्तान को F-16 के ये पुर्जे देने की क्या जरूरत थी, तो आप तो मौल खराब कर रहे हैं। खुद F-35 इंडिया लेगा, लेकिन पाकिस्तान को कहेगा नहीं तुसी क्यों ला रहे हो, ठीक है, एंड वो कहेंगे जी आप क्यों ले रहे हैं चीज पे। सो पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं रह जाती कि पाकिस्तान किधर जाए, तो टर्की रह जाता है और चाइना रह जाता है। टर्की भी जारी बात है मिलिट्री हार्डवेयर में दे। एक्चुअली जब बात F-16 की हो रही है वो और इन सब की, तो मुझे एक घटना याद आ रही है। बात उस वक़्त की है जब शेर रहमान एम्बेसडर थी अमेरिका की, पाकिस्तान की एम्बेसडर थी अमेरिका में, शेर रहमान साहिबा। तो उस वक़्त एक स्ट्रेंज किस्म का इंसिडेंट हुआ था। अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा था पाकिस्तान कि इनको 10 एक F-16 देने की बात कर रहा था, और ये कह रहा था कि हमको जो तालिबान के अगेंस्ट, क्योंकि उसमें तालिबान के अगेंस्ट वॉर अगेंस्ट टेरर चल रहा था, तो कहा जा रहा था कि भई हमको उनके लिए चाहिए, टेररिस्ट के अगेंस्ट फाइट करने के लिए 10 हवाई जहाज और चाहिए। तो उसमें एक गज़ब का इंसिडेंट ये हुआ था कि आई रिमेंबर, मैं एक रात सो रहा था,
जब मुझे किसी का फ़ोन आया म्यूनिख से। म्यूनिख में उस वक़्त सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही थी। आप जानते हैं हर सालाना वहाँ पे एक म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है। और जिन सज्जन का मुझे फ़ोन आया, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि महेश एक काम करो, तुम एक ट्वीट करो और ट्वीट में इन लोगों को टैग करो। जिन लोगों को मुझे कहा गया मैंने उन लोगों को टैग किया और मुझे कहा गया कि वहाँ लिखो इस बात को कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी 76 F-16s हैं। तो अगर वो 76 काफ़ी नहीं है टेररिस्ट से लड़ने के लिए, तो भला ये 10 और जाने से कैसे फ़र्क पड़ जाएगा टेररिज़्म की लड़ाई में या टेररिज़्म के खिलाफ लड़ाई में। तो जैसा मुझे कहा गया था मैंने वो ट्वीट किया। गेस व्हाट? अमेरिका ने मना कर दिया F-16 देने से। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे ट्वीट का उसमें कोई हाथ था, बट आई बिलीव कि जिन लोगों को मुझे टैग करने के लिए कहा था वो डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में थे। तो अपेरेंटली इन चीज़ों का कहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कम से कम लॉजिक तो उनके पास पहुँच ही जाता है ना कि हाँ भाई, ये भी एक लॉजिक है। तो ये भी हुआ था उस वक़्त। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एयरस्पेस। सो पाकिस्तान जो FC-31 है, ये अपने कॉम्बैट सिस्टम में इसको इंटीग्रेट करने में कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है इससे काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होने का खतरा वो होगी और एयरफोर्स भी तगड़ी होगी। और ये जो एक जनरेशनल गैप है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, वो शायद वो भी कवर हो सके। अब इंडिया के पास अगर ये F-35 आ जाता तो समझिए स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया इज इन अ बेटर पोजीशन। जो 2019 में ही अभिनंदन वाला सारा सिस्टम हुआ था, उस पे इंडियन एयरफोर्स ने ये महसूस किया था। हमारे लोग ये बताते हैं कि द मोमेंट अभिनंदन जो आया बॉर्डर के ऊपर, तो पाकिस्तान ने उसके जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उनको जैम किया था। सो दिस इज व्हाट वी हर्ड। और अब वो कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम करने से ये हुआ कि उनका राब्ता नहीं हो सका। तो दैट्स वेयर दे डिसाइडेड कि नहीं भाई, हमें स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट्स चाहिए, हम ऐसे नहीं गुजारा कर सकते। सो एक तरफ पाकिस्तान जो है वो चाइना को नाराज करके बैठा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको नहीं चला सका। चाइनीज़ जो बिजनेसमैन हैं, कारो इंजीनियर्स हैं, उनको पाकिस्तान में कत्ल किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, वो बेचारे भागते हैं, चाइनीज़ नाराज़ हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। अगर इंडिया जिस पेस के ऊपर ग्रो कर रहा है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी में, याद रखें अगर इंडिया को अगर पाकिस्तान के पास चाइना भी ना हो, तो पाकिस्तान तो इंडिजिनियसली हमने कोई इस पे काम ही नहीं किया हुआ। हमने कोई वो जिसे कहेंगे ना कि जो होता है अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस किया हो, या कि ये दोस्तों बाय द वे मैं यहाँ पर एक बात और अंडरलाइन करूँ। देखिए किसी दुश्मन को मारने का ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है। आप कुछ ना करें, आप सिर्फ बेहतरीन टेक्नोलॉजी खरीदते रहें, बेहतरीन आर्मामेंट खरीदते रहें और जो आपका दुश्मन है, वो सिर्फ वो दुश्मन स्पेशली जब वो इकोनॉमिकली वीक है, अपने लिए चीज़ों पे पैसा नहीं खर्च कर सकता है, अपने इम्पोर्ट का बिल नहीं दे सकता है, पॉवर्टी जहाँ अंदर बढ़ रही है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, तमाम तरह के अंदर टायर ग्रुप्स जो हैं, वो इंटरनली नुकसान पहुँचा रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप ज़रा सोचिए, ऐसे में आप उसके ऊपर इस तरह के खर्चे बढ़ाते जाते हैं। आपने S-400 ले लिया, आप F-35 लेने जा रहे हैं। आप न सिर्फ़ अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, बल्कि दुश्मन आपसे जो कंपैरिज़न करने की कोशिश कर रहा है अपना, जो वो अपने आप अपनी स्ट्रेंथ अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पैसे लगाकर कुछ हथियार खरीदने की कोशिश कर रहा है, यू नो अम, अपने आप को क्रिपल कर रहा है इन द प्रोसेस। और अगर वो अपने आप को क्रिपल कर रहा है, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि फिर आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है। आपका दुश्मन क्रिपल हो रहा है। आपका दुश्मन क्रिपल हो रहा है बिना आपके कुछ, आप अपनी तैयारी बेहतर कर रहे हैं। उस तैयारी को देख-देख कर वो उस पे और इन्वेस्ट कर रहा है और नतीजन वो दुश्मन अपने आप कमज़ोर हो रहा है। तो वो अगर F-35 के बदले में जाकर JC-31 ले रहे हैं या नई मिसाइलें खरीद रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, दे आर मेकिंग देमसेल्फ वीकर बाय द वे, क्योंकि अल्टीमेटली हथियार कोई सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देते। मैं बार-बार आपको बताता रहता हूँ, सोवियत यूनियन याद रखिए।
तमाम हथियारों के और न्यूक्लियर वेपन के बावजूद टूट गया था। तो हथियार टूटने की गारंटी नहीं देते कि टूटन बच जाएगी। जो गारंटी देती है किसी को न टूटने देने की, वो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस। दैट्स इट। सोचा हो कि हाँ जी इन एरियाज में हमें काम करने की जरूरत है, वो हमने किया ही नहीं हुआ। सो ये चीज है, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड फर्दर ऑन दिस, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया अगर F-35 खरीद रहा है तो पाकिस्तान जस्ट वांट टू बैलेंस इट, लेकिन पाकिस्तान के पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो इंडिया के पास। देखिए हम तो जा रहे हैं IMF के पास, हमें पैसे दे दें। हम तो जा रहे हैं जो बायलैटरल लैंडर्स हैं उनके पास, हम सऊदी अरब के पास जा रहे हैं। अब सुना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलके कोई मिलिट्री डोमेन में रिसर्च के हवाले से काम कर रहा है ताकि सऊदीज का पैसा लगाया जाए इन चीज़ों में, प्रोडक्टिव चीज़ों में, और उससे अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी भी बिल्ड की जाए। क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान को यही मसला है कि सऊदी को भी सारा इक्विपमेंट जो है वो प्रोक्योर करना पड़ता है और ज़्यादातर उनको जो वेस्टर्न उनके जो भाई सेलर्स हैं उनसे लेना पड़ता है। तो एट टाइम्स उनकी कभी ह्यूमन राइट्स पे मसला आ जाता है। जब ये सऊदी अरब में यमन में लगा हुआ था तो सारे के सारे ममालिक ने, जर्मनी ने ये कहना शुरू कर दिया नहीं आपका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं है, हम आपको ये फलाना इक्विपमेंट नहीं देंगे। इस तरह की बातें जो है वो होती रही। सो ये चीज़ें जो हैं वो हैं। अब पाकिस्तान अगर कन्विंस कर पड़ता है आफ्टर चाइना टू सऊदी अरेबिया कि लेट्स वर्क जॉइंटली ऑन दिस, मे बी इट कैन हेल्प पाकिस्तान इन टू हैव सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, बट F-35 का जी, F-35 का मुकाबला नहीं है। तो मित्रों, मैं जो बात आपको पहले कह रहा था कि चूँकि F-35 का मुकाबला नहीं है और भारत जो है वो लगातार हथियार अब अपने खरीदता जा रहा है, तो आप ये पाएँगे इसका फ़ायदा हमको जो मिलने जा रहा है वो यही कि जो आपका दुश्मन है, वो बिना आपके किसी कुछ किए हुए ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी पे पैर मारता हुआ चला जा रहा है और वो अपना नुकसान कर रहा है और अपने आप को इकोनॉमिकली कमज़ोर कर रहा है। तो लेट्स सी कि ये सारी कहानी कहाँ खत्म होती है। अभी तो ये भी नहीं मालूम है कि दरअसल भारत अल्टीमेटली F-35 लेगा भी या नहीं लेगा। पर हाँ, इस पर बात ज़रूर चल रही है। जैसा मैंने कहा आखिरी मीटिंग अभी 3 तारीख को हुई और उसमें से चीज़ें आगे बढ़ी हैं और उसी की हवा है जो इनको लगी है और ये अब इस वक़्त थोड़ा-सा तिलमिला रहे हैं। तो तिलमिलाने दीजिए, इनकी तिलमिलाहट का आनंद लीजिए और हम मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, जहाँ हम कल सवेरे बात करेंगे कि ये जो इसके ज़िक्र किया चीमा साहब ने कि सऊदी अरब के साथ में पाकिस्तान जो डिफेंस कोलैबोरेशन ढूँढ रहा है इन टर्म्स ऑफ सऊदी मनी लगाकर ये अपने यहाँ पर रिसर्च करना चाह रहे हैं और चीज़ें बिल्ट अप करना चाह रहे हैं। लेट्स सी चीज़ें कहाँ जाती हैं, हम कल सवेरे इस पे और बात करेंगे। बाय बाय फॉर नाउ।